मेरा जीवन ही मेरा संदेश है बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरे मनुष्य के लिए एक मिसाल है। अपनी जिंदगी को सादगी से बिताने वाले हमारे प्रिय गांधी जी हमेशा धोती और सूत से बनी हुई शॉल को ही पहनते थे। हर तरह की परिस्थिति में अहिंसा और सच्चाई का पालन करते थे और लोगों को भी हमेशा इसी रास्ते में चलने को कहते थे। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत के एक तटीय इलाके पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय में काठियावाड़ के एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे, यानी आज की भाषा में कहें तो एक फाइनेंस मिनिस्टर। यानी उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। माँ एक बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी। बचपन में मोहनदास एक सीधे साधे शर्मीले से हुए करते थे। साल 1883 में मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा से करा दी गई। जब मोहनदास 15 साल के थे तब उनकी पहली बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई और इसी साल उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद उनके 4 बच्चे हुए, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए लोगों को लगता था कि वो अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इसी बात पर उनके परिवार के करीबी दोस्त ने सलाह दिया कि अगर वो लंदन से वकालत कर लेंगे तो उन्हें दीवान के इस पद को आसानी से हासिल हो जाएगा। वैसे तो उन्हें डॉक्टर बनना था, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता की इच्छा थी कि वो सरकारी मंत्री बने और इसी वजह से वो लंदन जाकर वकालत पढ़ने की बात को मान गए। वैसे तो लंदन जाने की सोच को माँ और बीवी दोनों ने विरोध किया, लेकिन मोहनदास की इच्छा के आगे वो मजबूर हो गए। आखिर साल 1888 में मोहनदास लंदन की एक यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने इंग्लैंड चले गए। अपने माँ को वचन दिए अनुसार उन्होंने वहाँ अपना वक्त गुजारा। खासकर शाकाहारी भोजन को लेकर उन्हें बहुत परेशानी हुई। कई बार तो रात में भूखे ही सोना पड़ गया। 18-19 साल की उम्र में एक भारतीय लड़के को पश्चिमी कल्चर के साथ रहना वहाँ बोझ लग रहा था। लंदन जाने के बाद उन्होंने वेजिटेरियन डाइट को बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ लंदन की एक वेजिटेरियन सोसाइटी का वो मेंबर बन गए। सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का भी सुझाव दिया, जिसके साथ साथ उन्होंने कई अलग अलग रिलीजन की किताबें भी पढ़ी और इनसे वो इतना प्रभावित हो गए कि सभी सुख सुविधा को छोड़कर उन्होंने सादगी से भरे जीवन को अपना लिया। साल 1891 में जब वो भारत आए तो उन्हें पता चला कि एक हफ्ते पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया है, जिससे जाहिर सी बात है उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा और साथ ही उन्हें वकालत में अपने पैर को जमाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें अपना पहला प्रोफेशनल केस लड़ने का मौका मिला तो कटघरे में खड़े मुजिम से सवाल पूछने के समय उनका दिमाग काम करना बंद कर गया था। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी ली हुई फीस को वापस किया और सीधा कोर्टरूम से बाहर निकल गए। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमों की अर्जियां को लिखने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद इस काम को भी छोड़ना पड़ गया। कई असफलताओं के बाद आखिरकार साल 1893 में एक भारतीय फर्म से साउथ अफ्रीका के नेतल में 1 वर्ष के करार पर उन्होंने वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई और बच्चों के साथ वो 24 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास से प्रिटोरिया जा रहे थे, तभी वहां के कोच ड्राइवर ने उन्हें अपने सीट को एक यूरोपियन पैसेंजर को देने को कहा, लेकिन गांधी जी ने अपनी सीट किसी को देने से साफ इनकार कर दिया। ड्राइवर गुस्से में आकर उन्हें टानकर फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट से बाहर निकालकर पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन में उतार दिया और साथ ही साथ उन्हें खूब पीटा भी। वहां रह रहे भारतीय लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव करने वालों के खिलाफ उस रात उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इस तरह के भेदभाव को वो खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कमजोर डरे सहमे गांधी जी अब आगे जाकर एक बड़ी फौज के लीडर बनने वाले थे। साल 1894 में गांधी जी ने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय नागरिकता से जुड़े मुद्दे साउथ अफ्रीकी सरकार के सामने उठाए। साल 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए।
इस समय तक गांधी जी एक नेता के तौर पर भारत में छा चुके थे। भारत लौटने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण का था, क्योंकि उनके कहने पर ही वो भारत आए थे। चूँकि गांधी जी काफी समय से भारत से दूर थे, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटने के बाद उन्होंने सभी राज्य में घूमकर वहां हो रहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की पूरी कोशिश की। और इसी बीच उन्हें बिहार के चंपारण में किसान की तरफ से हक की लड़ाई लड़ा। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद फसलों के बजाय नील की खेती करने पर मजबूर कर देते थे और सस्ते दामों में खरीदते थे, जिस वजह से वहां के किसान गरीबी से घिर गए। गांधी जी ने इन जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का उन्होंने नेतृत्व किया, जिसके बाद किसानों की मांग को पूरा कर दिया गया। गांधी जी का मानना था कि भारत में इन अंग्रेजों की हुकूमत हम भारतीय लोगों की मदद से ही संभव हो पाया है, और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के हर कानूनों के खिलाफ खड़े होंगे तो देश को आज़ाद करा पाना बिल्कुल संभव होगा। गांधी जी की लोकप्रियता न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि देश के हर जाति के लोग उन्हें बराबर मानते थे और इज्जत देते थे, क्योंकि हर जगह के आंदोलन में गांधी जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शांति और अहिंसा से इन अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते थे। इसी बीच जलियांवाला बाग का खौफनाक किस्सा हुआ, जिससे देश भर के लोगों में गुस्सा और हिंसा की भावना जल उठी थी। लोग इन अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया। इसके तहत लोगों को विदेशी सामान, खासकर अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने को कहा गया था और जहां तक हो सके अपने देश का बना सामान ही इस्तेमाल करने को कहा गया था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज जो कपड़ा बनाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हमारे यहाँ हाथ से बुना हुआ खादी का कपड़ा होता है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन में रहकर उच्च शिक्षा ले रहे भारतीयों को छोड़कर आने को कहा। अदालतों, सरकारी नौकरी और यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार से मिली सर्टिफिकेट, मेडल सभी को वापस करने को कहा। मतलब पूरी तरह से बहिष्कार कर आंदोलन शुरू हो चुका था। देश के कोने कोने से गांधी जी को इस आंदोलन में लोग भरपूर सहयोग कर रहे थे, लेकिन 1922 के अंत में चौरी चौरा कांड के साथ इस आंदोलन को खत्म करना पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन से देश में हिंसा बढ़ रहा था और गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी जी को राजद्रोह बताते हुए उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सेहत बिगड़ने की वजह से उन्हें 2 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद गांधी जी उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी 1930 में नमक पर सरकार द्वारा लिया जा रहा भारी टैक्स को वसूलने के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह का शुरुआत हुआ, जिसमें गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक का 388 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया और इस बीच हजारों हजार की भीड़ इस रास्ते में जुड़ती गई और ये अंग्रेजी सरकार को परेशानी में डालने में कामयाब हुई, क्योंकि इस दौरान लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था। इस समय देश का कमान लॉर्ड इरविन के हाथों में था। इस सत्याग्रह के बाद इरविन ने गांधी जी के साथ एक बैठक की, जिसका फायदा ये निकला कि सरकार ने उन सभी कैदियों को रिहा करने की मांग को पूरा कर दिया। आगे गांधी जी ने ग्रामीणों को पढ़ाना, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, कटाई, बुनाई और लोगों की जरूरत के हिसाब से नई शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। काम आगे बढ़ता गया और इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बिना किसी से विचार विमर्श किए बिना भारत के सैनिकों को युद्ध में भेज दे रहे थे, जिससे सभी नेताओं में गुस्सा था। इसी बीच गांधी जी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार देश को आजादी देने से इनकार कर रही है और दूसरी तरफ अपनी ताकत बनाए रखने और युद्ध जीतने के लिए वो हमारे ही लोगों को युद्ध में भेज रही है। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी आगे बढ़ता गया। ये आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन था, तभी तो इस आंदोलन में हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, कईयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि मारकाट होने के बावजूद इस आंदोलन को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि उससे भी खतरनाक अपने ही देश में बंदी बनकर इन अंग्रेजों की गुलामी करना है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के साथ कई कांग्रेस समिति के लोगों को बंदी बनाया गया और गांधी जी को पुणे के आंगा खां महल में बंद कर दिया गया। इसी बीच उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया और गांधी जी को मलेरिया हो गया था, तो सरकार को लगा कि गांधी को जेल में रखना खतरे से खाली नहीं है और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक अंग्रेजों ने संकेत दे दिया था कि देश की सत्ता जल्द ही भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। भारत के आज़ादी के आंदोलनों के साथ साथ
मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान देश बनाने की मांग तेज होती गई। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन ऐसा हो न सका और जाते जाते इन अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अभी देश को आज़ादी दिलाकर लोग जश्न ही मना रहे थे कि 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 में दिल्ली में गांधी जी का हत्या कर दिया गया। गांधी जी एक सभा में शामिल होने जा रहे थे कि उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। कहा जाता है कि उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द हे राम था। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा दे दी गई। आंखों के बदले आंख लेने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बस दुनिया अंधी हो जाएगी। उम्मीद है गांधी जी के इस लाइफ जर्नी ने आपको इंस्पायर किया होगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।